सर का स्वागत करना चाहेंगे। इंद्रधनुष के लिए यह बहुत सम्मान की बात है कि हमारे साथ हमारी वार्षिक संगोष्ठी में वरिष्ठ कवि और पत्रकार विष्णु नागर हमारे मुख्य वक्ता हैं। सर के लिए किसी विस्तृत परिचय की जरूरत मुझे नहीं लगती, क्योंकि सर की कविताएं, सर के लेख, यही सब पढ़ते हुए तो हम लोग बड़े हुए हैं और हमारी वैचारिक समझ जो बनी है, उस समझ को बनाने में उन लेखों का, उन कविताओं का सर का बहुत बड़ा योगदान है। इंद्रधनुष की प्रतिबद्धता हमेशा एक गंभीर साहित्यिक माहौल बनाने की और बाजार और सत्ता से अलग और उसके प्रतिरोध में एक संस्कृति बनाई जा सके, ये करने की कोशिश इंद्रधनुष हमेशा करता रहा है। इस कड़ी में ही हम इस संवाद को भी देखते हैं और सर के यहाँ होने से पटना के और बाकी सभी लिखने पढ़ने वाले लोगों के लिए ये संवाद और सर की बातें बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी, ये तो तय बात है। एक बार फिर सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ इंद्रधनुष की ओर से। और बस सर, अब हम लोग आपको सुनना चाहेंगे। धन्यवाद अंचित। इंद्रधनुष के वार्षिक संगोष्ठी में आपने मुझे आमंत्रित किया बोलने के लिए, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, उन सब के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो विषय चुना कि लेखक पत्रकार के रूप में आज मेरी क्या दुविधाएं हैं, तो आज के युग में, आज के समय में खास तौर पर एक लेखक के मन में जो दुविधाएं हैं, उसकी बात करना फैशन से बाहर हो गया है। वो हमारे सोच विचार के तरीके का विषय ही नहीं रहा। लेकिन मैंने सोचा कि इस बहाने कुछ बात की जानी चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि अपनी बात आप तक ठीक से कन्वे कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत नियमित वक्ता नहीं हूं। मैं बुनियादी रूप से पत्रकार हूं और जरूरी नहीं कि हर पत्रकार को बोलना भी आता हो। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जब मैं कहता हूं कि मैं एक पत्रकार और लेखक के रूप में अपनी दुविधाओं की बात करता हूं, तो मेरा मतलब ये नहीं होता है कि जो बेसिक बुनियादी मूल्य है, लोकतंत्र है, स्वाधीनता है, समता है, धर्मनिरपेक्षता है, इसके बारे में मुझे कोई दुविधा नहीं है। बल्कि मैं कहूंगा कि पहले से अधिक इनके प्रति मेरी निष्ठा मजबूत हुई है। चाहे कोई कितना ही कहे कि और ये माना जाने लगे कि ये जो धर्मनिरपेक्षता की धारणा है, ये आरोपित है पश्चिम द्वारा। उनकी स्वतंत्रता है जो कहें, और सबके अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारा जीवन मूल्य है, हमारे अपने अनुभव से निकला मूल्य है। तो और किसी भी समाज में जब तक समता नहीं होगी, तब तक उस समाज का कोई अर्थ नहीं होगा। और वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, मैं जानता हूँ। और मेरे जैसे लोगों के जीवित रहते तो ये संभव नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक लेखक को और एक पत्रकार को इसका सपना देखना बंद कर देना चाहिए। तो मैं उस सपने को और इन सारे लोकतंत्र के सपने को, लोकतंत्र भी जैसा है अब आज की हालत में, तो बहुत ही उसकी स्थिति आप जानते हैं भयानकतम है। इतना बुरा समय 2014 से पहले हमने नहीं देखा। ऐसा नहीं कि पहले का समय बड़ा स्वर्णयुग था और सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा बुरा समय तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, जो इमरजेंसी का काल भी एक भयानक काल था, लेकिन शायद वो भी उतना बुरा नहीं था, या अब आके लगता है कि उतना बुरा नहीं था। और वो एक सीमित समय के अंदर वो चीजें खत्म हो गई। और ये तो अब जो है 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, और न्यूनतम 3 साल तो हमें सब ये देखना भुगतना ही है।
और कोई नहीं जानता कि आगे जाकर क्या होने वाला। तो ऐसे में एक लेखक के रूप में बहुत सी चिंताएं, दुविधाएं, परेशानियां मेरे मन में पैदा होती हैं। जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे कि मैं पेशे के रूप में मैंने पत्रकारिता को हमेशा अपनाया। 1971 में जब मैं दिल्ली आया, तब से तो मैं लगातार पत्रकारिता ही कर रहा हूँ। और उसके पहले छात्र के रूप में भी थोड़ा बहुत पत्रकारिता करता था, और अखबार पढ़ने में तो मेरी बहुत पहले से दिलचस्पी थी। शायद मैं जब हायर सेकेंडरी में रहा होगा तब से दिलचस्पी थी, या उससे भी पहले थी। तो खैर, और लेकिन आज मैं लेखक ज्यादा हूँ या पत्रकार ज्यादा हूँ, ये कहना मुश्किल है। ये जरूर है कि मैं 2014 के बाद से सक्रिय पत्रकारिता में आज नहीं हूँ, और मेरी कोई आज बाध्यता भी नहीं है कि मैं एक पत्रकार के रूप में काम करता हुआ दिखूं, क्योंकि उसके लिए अब मौका भी नहीं है। जो स्थितियां बन चुकी है उसमें काम करने का उत्साह भी नहीं है, जगह भी नहीं है, किसी को आपकी जरूरत भी नहीं है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में आप एक पत्रकार के रूप में काम करने की कोई बहुत गुंजाइश अब बची नहीं। बल्कि आपने देखी कि जो लोग पत्रकारिता कर रहे थे, एक तो जो हमारे जो अखबारी संस्थान हैं, खासतौर जो बड़े संस्थान, में छोटे संस्थानों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो बड़े संस्थान हैं, जो कभी बहुत जहाँ काम करके जो है गौरव महसूस होता था, लगता था कि एक पत्रकार होने का कोई अर्थ है, मतलब है, उन संस्थानों में एक पत्रकार, एक साधारण क्लर्क में, या एक बाबू में और एक अफसर में कोई फर्क नहीं रह गया। कोई आपकी स्वतंत्रता नहीं है, कोई आपका सोच नहीं है। आप जो है, जो कुछ हो रहा है उसको आपको फॉलो करना है। जो आदेश आपको दिए जाते हैं उनको आपको मानना है, और अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको किसी भी दिन, किसी भी समय 1 घंटे के नोटिस पर भी निकाला जा सकता है। जबकि हम लोगों के समय ये सब चीजें इतनी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल था। तो वो अपने समय की उस खासियत को उस समय शायद हम नहीं पहचान पाए। ये आप देखते हैं तो अगर आज की तारीख के नजरिए से देखें तो वो हमारे लिए कम से कम पत्रकारिता का स्वर्णकाल था। जब मैंने लिखने की शुरुआत रघुवीर साय के संपादन में निकलने वाले दिनमान से की, और नवभारत टाइम्स, और उसके बाद हिंदुस्तान और कादम्बनी और तमाम यात्राएं की, तो तो वो एक समय था जो हालांकि हमारे समय ही एक स्थितियां बहुत बदलने लगी थी, बदलती ही चली गई। और जिन दो बड़े संस्थानों में काम किया उसमें भी लगातार स्थितियां बदतर हो गई, और अब तो खैर उसका कोई ठिकाना ही नहीं है कि क्या हालात है क्या नहीं है। तो इसलिए 2014 के बाद का जो दृश्य है वो आपके अंदर बहुत दुविधाएं पैदा करता है, और बहुत से लोगों के मन में, खासतौर पर पत्रकारों के मन में बहुत भय पैदा हुआ है। लेखकों के मन में भी, वो भी उसकी बात में चर्चा बाद में करूंगा। हम देखते हैं कि अंग्रेजी के पत्रकारों की भी बहुत लंबी लिस्ट है, जिनको कि 2014 के बाद धीरे धीरे, खासतौर पर जो विजुअल मीडिया में थे, उनको धीरे धीरे परिदृश्य से बाहर किया गया, मालिकों पर दबाव डाला गया। जैसे ये कोई, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कोई बड़े घोषित वामपंथी नहीं है, लेकिन कुछ मूल्यों में विश्वास करते हैं। ये लगातार बोध हुआ। तो जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी थे, वो तमाम जो है आज तक और तमाम जगह काम करते रहे। जो जो भी स्पेस मिलता था उसमें अपनी बात कहने की कोशिश किया करते थे, समझौते के साथ कोशिश भी करते थे।
उनके लिए अब इसमें कोई जगह नहीं रहेगी। अजीत अंजुम इस तरह के पत्रकार रहे, अविसार शर्मा रहे, और भी अनेक नाम हैं, और आज तक भी ऐसे पत्रकार हैं। अभी एक पत्रकार जो फेसबुक पे हम लोगों के मित्र भी हैं, उन्हें जो है इसलिए कि वो ट्विटर पर और फेसबुक पर लगातार मौजूदा निजाम के खिलाफ लिखते थे, तो उन्हें बाकायदा नौकरी से हटवा दिया गया, और उन्हें कहीं और सौभाग्य से नौकरी मिल गई, अलग बात है, वरना इस समय में नौकरी मिलना और दूसरा काम मिलना और अपना पेट भरना भी आसान काम नहीं रह गया। तो ऐसे वातावरण में एक बहुत गहरी निराशा, वितृष्णा होती है कि हम कहाँ पहुंच गए। और हिंदी के आप जानते हैं कि एक लंबी परंपरा रही है, जो बड़े पत्रकार रहे, या इतने समझौता परस्त पत्रकार नहीं रहे। मैं ये कहूंगा कि बड़े क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा समझौता परस्त भी नहीं थे, दूसरों को स्पेस देने वाले भी थे। तो ऐसे पत्रकारों को भी जो है कि जगह जो है संपादक बनने वाले, मुश्किल से कोई एकाध कोई ऐसा होगा जिसके बारे में मैं बहुत जानता नहीं, वरना ऐसे लोगों को, पत्रकारों को, संपादकों को और दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया है, जिनके अपने कोई विचार नहीं है, अपनी कोई राय नहीं है, जो पूरी तरह मालिकों के निर्देश पर चलने का तैयार है। और कुछ तो ऐसे हैं जो सरकार के साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक रखकर एक पीआर का काम करते हैं, और उसके लिए अखबार के लिए बड़े बड़े विज्ञापन जुटाते हैं, और इस कारण जो है उनकी उपयोगिता पिछले सालों में किसी भी संपादक से ज्यादा हो गई है। तो ऐसे वातावरण में क्या कोई पत्रकारिता कर सकता है? वो तो हमारा सौभाग्य है कि इस समय ऑनलाइन जो है बहुत सी समझिए कि समाचार पत्रिकाएं निकल रही हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, जिन्होंने बहुत साहस दिखाया है। और इस बीच जो है थोड़ी साहस की का दीपक जिन्होंने जलाए रखा है, वो मुख्य रूप से इस तरह के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वही हैं। दूसरे अखबार भी हैं, जैसे कि अंग्रेजी के अखबार की बात करें तो कलकत्ता का टेलीग्राफ है, एक्सप्रेस भी बहुत बड़ी हद तक ये काम कर रहा है। लेकिन हिंदी का, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई कोई बड़ा अखबार ऐसा नहीं दिखता जो आज की तारीख में किसी भी तरह का कोई साहस दिखाते, वह लोगों को जो है उनके चिंताओं और कंसर्न से जोड़ सके। तो ये लगातार जो स्पेस का कम होता जाना है, यानी कई अखबारों ने व्यंग लिखवाना जो है लगभग बंद कर दिया, इसलिए कि उनको लगता था कि इससे भी जो है सत्ता हमसे नाराज होती है। और आपने देखा होगा कि कार्टून से भी हमारी सत्ता कितनी परेशान और चिंतित होती है, इसके भी आप उदाहरण देख चुके हैं कि कार्टून बनाने वालों को किस तरह परेशान और हैरान किया गया। तो एक जमाने में एक सरकारी चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। तो वो कांग्रेस की सरकार हो या जो भी मौजूदा सरकार होती है, भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, तो उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मंत्री ने क्या कहा, उसने कौन सी चीज का उद्घाटन किया, नहीं किया, उसने देश के नाम फला फला क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये होता था। लेकिन आज जो है, जो प्राइवेट चैनल है, ज्यादातर आपको एक नफरत के वातावरण में रखते हैं। अभी भी आप खोल के देखेंगे, कोई भी चैनल, मतलब एक दो चैनलों को छोड़ दें हम, खासतौर पर हिंदी के चैनलों की बात कर रहा हूँ, कि उनमें जो है इस समय नफरत उगली जा रही है और कुछ नहीं हो रहा। कोई न कोई नफरत का एक नया बहाना उनको चाहिए। तो ये
इतना जब स्पेस जो है आपका कम होता गया है और आपको हर तरह से घेरा जा रहा है, नफरत की दीवारें जो है आपके बीच में खड़ी की जा रही है, वो दीवारें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि शायद हिंदू परिवार का कोई भी सदस्य इससे नहीं बचा होगा जो थोड़ा उदार होके, जो थोड़ा सोचने विचारने की क्षमता रखता है और वह अपने एक बड़े परिवार में अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। आप कितने ही तर्कपूर्ण बात करें, तर्क आजकल समझ में नहीं आते। तर्क से चीजें इतनी परे ले जा चुके हैं लोग कि आप कितना ही तर्क करें, वो आपकी बात को समझने को तैयार ही नहीं है, तैयार हो ही नहीं सकते, क्योंकि तर्क में जो विश्वास है उनका वो इस तरह डिगा दिया गया है और प्रचार में विश्वास उनका इतना बढ़ा दिया गया है कि उन्हें ये तर्क की बातें बहुत व्यर्थ लगती है। तो आप अपने ही एक व्यापक परिवार में, अगर अपने नजदीकी एकदम अपने ही अपने बच्चों और उनके परिवार में अकेले ना भी पढ़े, बहुत से वो भी पढ़ते हैं, लेकिन जो थोड़ा बड़ा परिवार जो आप समझते हैं उसमें आप अकेले पड़ चुके हैं। आप आपसे आपकी राजनीतिक चिंताओं को, सामाजिक चिंताओं को कोई सचमुच साझा नहीं करता। ज्यादातर लोग ऐसे हो चुके हैं। तो एक एक व्यक्ति, जैसे कि कोरोना ने जो है एक एक परिवार को प्रभावित किया, उसी तरह ये आज की नफरत के वातावरण में, जिसमें तर्क के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है, उसने एक एक परिवार को प्रभावित किया। और मैं नहीं समझता कि ये दूसरे धर्मों के परिवार भी जो है इससे बहुत बच पाए होंगे। और कम से कम वो जो खासतौर हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है, वो किस तरह जो है, किस मनस्थिति में रह रहा है और किस तरह विवेक के साथ फिर भी काम कर रहा है, इसकी मैं तारीफ कर। ज्यादातर लोग, जाहिर है कि उसमें भी कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे और होते ही हैं और हमेशा रहेंगे, ये वातावरण चला जाए तब भी वो रहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो है जितने संयम समझदारी से काम कर रहे हैं, मैं उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। तो इस पत्रकारिता का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी रहा हूँ। खासतौर पर मुझे जो अ, संवाददाता के रूप में काम करने का एक बहुत लंबा मौका मिला, उसने मुझे तमाम तरह के जमीनी अनुभव दिए। राजनीति कैसे चलती है, चलाई जाती है, संसद कैसे चलती है, कैसे चलाई जाती है, और ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, मंत्री कैसे, किस तरह जो है बिहेव करते हैं, एक सार्वजनिक व्यवहार उनका क्या होता है और व्यक्तिगत जीवन में उनका व्यवहार क्या होता है। तो कितनी छोटी छोटी चिंताओं से जो है, कितनी ओछी चिंताओं से नेता लोग ग्रस्त होते हैं, ये सब चीजें मुझे देखने को मिली और इसने मेरे एक लेखक के रूप में मेरे अनुभव को भी, का दायरा भी शायद कुछ बड़ा किया, जिसका लाभ मुझे, मैं समझता हूँ कि एक पत्रकार के रूप में ही नहीं, लेखक के रूप में भी मिला। तो मैं उस पत्रकारिता का बहुत आभारी हूँ कि उसने मुझे इतना सब दिया। लेकिन जब उसी पत्रकारिता की हालत आज देखता हूँ तो मन जो है तकलीफ से पूरी तरह भर हो जाता है। अब जहां तक हमारे अम, लेखक जगत की बात है, तो मैं, संजय कुंदन इसके पहले बात कर रहे थे, उसमें भी ये बात अभी राकेश रंजन से जो बात वो कर रहे थे, उसमें भी ये बात अभी बहुत स्पष्ट होकर आई कि हमारे जो लेखकों कवियों की जो नई पीढ़ी है, उसे जो है उसका एक अराजनीतिकरण हो गया है। और मैं अपनी पीढ़ी के भी बहुत से लोगों को देखता हूँ और उसके पहले के भी, जो जो अराजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन अंदर से इतने भयभीत हो चुके हैं
कुछ उम्र के तकाजे भी हैं। उनको लगता है कि अगर हमने इस सत्ता को नाखुश कर दिया तो हमारे साथ कुछ भी व्यवहार कर सकती है, वो देख चुके हैं इस बात को। तो कुछ तो उनके मन का भय है जो उनको बोलने से रोक, वो आपसे निजी तौर पर जो है बातचीत कर सकते हैं, हालांकि वो टेलीफोन पर भी बातचीत करने से घबराएंगे। आज जितना आजकल जितना जो है पहरा हर चीज पे हो गया है, तो उससे भी थोड़ा घबराते हैं। लेकिन फिर भी बात वहाँ निजी रूप से जो संभव है, वो उनके आपको लेखन में कहीं दिखती नहीं है। वो आपसे व्यक्तिगत रूप से जो अपनी तकलीफें साझा करेंगे, और कई लोगों को तो मैं देखा हूँ कि वो उससे तो परे ही हैं, अपनी निजी बातचीत में भी वो चीजें नहीं आती। और मैं ये समझ नहीं सकता कि नई पीढ़ी, जिसके बारे में संजय कुंदन ने कहा कि वो अराजनीतिक है, कोई कैसे अराजनीतिक रह सकता। मैं नहीं कहता कि सबका जो है अभिव्यक्ति का तरीका एक तरीका हो सकता है, सबकी तक सबका तकलीफ का देखने का, तकलीफों को देखने का तरीका एक हो सकता है। एक ही जगह हो सकती है जहां से हम देख सकते हैं, बहुत सी जगह हो सकती है। आप कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, आप उम्र के किस मोड़ पर देख रहे हैं, आपको दृश्य कहाँ से दिखाई दे रहा है, आपकी संवेदना का कितना विकास, ये सब चीजें जो है। और जरूरी नहीं कि हमारी उम्र के लोगों की संवेदना अधिक प्रखर हो। वो प्रखर जो है, जो हमसे बहुत नए लोग हैं, उनकी संवेदना हमसे प्रखर हो सकती है और है। तो ऐसे वातावरण में मुझे कैसे गुस्सा हो सकता है, और जब राजनीति आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपकी नौकरी को, आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है, तो आप एक अराजनीतिक व्यक्ति बनकर कैसे रह सकते हैं। लेकिन है बहुत से लोग, किसी का नाम लेना यहाँ उचित नहीं होगा, लेकिन जो या तो सोशल मीडिया से और उसी चीजों से दूर रहते हैं, या ऐसे सवालों को टाल जाते हैं। और या अच्छा चलिए, मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि एक सीधे सीधे राजनीतिक टिप्पणी करने की जरूरत हर एक को महसूस नहीं हो सकती है। सबका अपना अपना एक मिजाज है, सबकी अपनी परिस्थितियां हैं। शायद मेरे जैसे लोग जो पत्रकार रहे हैं और दैनिक अखबार में पत्रकार रहे हैं, तो उनकी स्थिति अलग हो सकती है। उससे हर कवि के लिए बहुत जरूरी नहीं है कि वो हर 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 मसले पर टिप्पणी लिखे, कोई बहुत बिल्कुल जरूरी नहीं मानता है। लेकिन जो है उसके लिखने में, उसकी कविता में, उसकी कहानी में, या और जो गद्य है उसमें अपना समय व्यक्त नहीं होगा तो वो कैसा लेखक है, मुझे मुझे ये चिंता होती है। कोई लेखक कैसे हो सकता है जो अपने समय की चिंताओं से परे चला जाता है। हो सकता है क्या ऐसा, और हुआ है कभी क्या? क्या आजादी के आंदोलन के समय खतरे नहीं थे? शायद ज्यादा खतरे थे। तमाम अखबार जो है वो बंद कर दिए जाते थे, छापा पड़ता था, जेल हो जाती थी, हैं। पूरे के पूरे जो है, अगर आपने एक अंक निकाला उसको जो है वो पुलिस छापा मार के ले जाती थी। कई तरह की जेलें जो है, हमारे जो कई लेखक पत्रकार है उन्होंने, जेल भी सही है, कुछ ने अगर जेल में नहीं भी गए हैं तो उन्होंने ऐसी चीजें लिखी है जिन्होंने उस समय की स्थिति के अनुसार हमारे समाज को बहुत आंदोलित किया। तो उस समय के लोग भी अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के अनुकूल अ, साहस का उन्होंने परिचय दिया उसमें, और आज हम उन्हें ही याद करते हैं। वही कहीं न कहीं हमको सार्थक दिखते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपने समय को रिफ्लेक्ट किया। हम उनको याद नहीं करते जो कि बिल्कुल अपनी दुनिया से एक एक अलग ही दुनिया में पड़े हुए थे, जिसमें कि उस समय का जो वो समय था, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था। वो राजनीतिक रूप से न हो, सामाजिक रूप से हो, किसी रूप में तो व्यक्त होगा ना। तो अगर वो नहीं होता है आपके इसमें, तो आप मतलब आप एक एक लेखक की खोने के योग्य नहीं है, मैं समझता हूँ।
मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक के लिए बहुत स्पष्ट ढंग से चीजें लिखना जरूरी है। बहुत सी दुनिया में बहुत सी अच्छी चीजें इतनी स्पष्ट नहीं रही हैं, इतनी स्पष्ट मतलब इतनी स्पष्ट खुलेआम रूप से राजनीतिक नहीं दिखती हैं, लेकिन एक गहरी राजनीतिक समझ उसके उसके भीतर है और आज संवेदित करती हैं और उस समय के बारे में हमको बहुत कुछ बताती है। तो आज हम इस तरह कैसे रह सकते हैं? एक आज का लेखक जो है कैसे उसका अपने आप को जो है इस सब से दूर कर सकता है? अगर सुरक्षित दुनिया में रहना है तो फिर सुरक्षित दुनिया में रहने के सबसे अच्छा तरीका है कि आप ना लिखें। ऐसे कौन सी जरूरी जरूरी चीज है? अगर आपको दुनिया की दूसरी चीजें आकर्षित करती हैं और तो तो ये दुनिया कैसे आकर्षित नहीं करती? और ये कैसे था कि हमारे जब मैं अपने पीढ़ी के कवियों की तारीफ नहीं करूंगा, उसके पहले कवियों की भी नहीं करूंगा, लेकिन ये कैसे था कि हम लोगों में से ज्यादातर लोग अच्छे या बुरे जैसे भी कवि थे, किसी न किसी अर्थ में राजनीतिक कवि थे। या संजय की पीढ़ी के, विमल कुमार की पीढ़ी के ज्यादातर कवि कवि जो है वो राजनीतिक थे मतलब उनके स्वर में अपने समय की चिंता तो थी ही। वो राजनीति को किस तरह अपनी कविता में समाहित करते थे, ये सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। लेकिन अब कैसे हो सकता है जब विकटतम समय है हमारे लोकतंत्र का, तो हम उससे जो है अपने आप को निरपेक्ष कैसे रख सकते हैं? जबकि हमारे जो है जैसे प्रेमचंद है, आज प्रेमचंद का महत्व अगर है और उनकी कहानियों का महत्व है, उनके उपन्यास का महत्व है, तो वो सिर्फ लिखने की कला ही नहीं है। लिखने की कला अपने आप में अपने समय से असंप्रक्त कोई चीज नहीं होती। अगर आप अपने समय को किसी तरह रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो आप जो है कभी भी बड़े लेखक किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं होते। बड़े लेखक क्या, एक किसी महत्वपूर्ण लेखक, प्रेमचंद तो हर कोई नहीं हो सकता और प्रेमचंद के बाद दूसरा प्रेमचंद शायद हुआ भी नहीं है और हर एक को प्रेमचंद होने की शायद जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप जो है एक आप मुक्तिबोध का उदाहरण ले। मुक्तिबोध को हम किस लिए याद करते हैं? अंधेरे कविता को किस लिए याद करते हैं? और वो आदमी कितना असुरक्षित था अपने जीवन में। रघुवीर साहब तो एक महत्वपूर्ण पद पे भी काम किया और वो वहां से हटाए भी गए लंबे समय तक काम करने के बाद। लेकिन उनके उनके अंदर जो है ये चिंता, समाज की चिंता, अपनी समय की राजनीति की चिंता कितनी गहरी बैठी हुई थी, कितनी तरह से उसके रूप दिखते दिखते थे। तो हमारे जो रेणु है, रेणु जितने लेखक थे उतने ही राजनीति कर्मी भी थे। नागार्जुन थे, नागार्जुन जितने लेखक थे उतने राजनीति के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे और उन्होंने अपने साहित्य को जो है वो ट्रेनों में जैसे कि कंघा बेचते हैं उस तरह उन्होंने अपनी कविताएं बेची। तो ये ये कहीं न कहीं जो है अगर हमारे या राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने बहुत झेला है। 5 का उदाहरण हमारे सामने है जिन्हें आतंकवादियों ने मार डाला। तो ये संभव ही नहीं है कि कोई अपने समय से बाहर रहे, अप्रभावित रहे और कुछ भी अच्छा लिख सके। और अगर आप पहले चिंतित थे, आप 80 के दशक में अपने समय की, अपने समाज की, अपने समय की राजनीति की चिंता करते थे, तो आज वह चिंता जो है आपकी परिधि से, आपकी चिंता की परिधि से बाहर कैसे चली गई, कैसे जा सकती है? तो हमारे ये समय बहुत बहुत ही शब्द बहुल हो गया। बहुत तरह से शब्द जो है हमारे पास आते हैं। पहले तो हद से ज्यादा आकाशवाणी, दूरदर्शन और अखबार और कुछ और चीजें, किताबें, इन्हीं के माध्यम से हम तक शब्द पहुंचते थे।
अब तो आप टीवी खोलिए और शब्द ही शब्द हैं, शब्द ही शब्द हैं। विज्ञापन में बहुत शब्द है, बोलने में बहुत शब्द हैं, और एक सार्थक शब्द जो है उसमें बहुत रेयरली नजर आता है। तो ये सार्थक शब्द जो है, ये सार्थक बात कहने का जोखिम कौन उठाएगा? अगर लेखक नहीं उठाएगा और कवि नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और ये समय तो बीत जाएगा, ये चला जाएगा समय। तो कोई भी समय टिकता नहीं है, इस तर्क से हम कह सकते हैं। ये कोई ऐसा समय नहीं है कि अमर समय है, कोई समय अमर नहीं होता, कभी हुआ भी नहीं। नेहरू युग जो है, जो हमें बहुत अच्छा लगता था, वो भी अमर नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने कई साहसिक काम किए, अगर बुरे काम कुछ काम किए तो साहसिक काम भी किए, वो समय भी चला गया। तो समय तो सारे चले जाते हैं, वो इमरजेंसी भी चली गई और ये इमरजेंसी भी चली जाएगी। लेकिन कल हमें अपने बाद के लोग किस रूप में याद करेंगे? क्या वो सचमुच इस बात की, क्या हम ये चाहते हैं सचमुच कि हिंदी के लेखक को लोग भूल जाएं, कि हिंदी लेखन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाए? आखिर इन्होंने ये हमारे आजादी के दौर के जो लेखक थे और बाद के लेखक थे, इनको उस समय के स्वतंत्रता सेनानी क्यों जानते थे? क्योंकि उनके साथ वो कंधे से कंधा भिड़ाकर एक तरह से अपने लेवल पर, अपने ढंग से, और उस ढंग से भी, राजनीति के ढंग से भी वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनका एक समाज में स्पेस था, कि जगह थी। आज हमारी जगह नहीं है। क्यों नहीं है जगह हमारी? क्योंकि हम जो है, हम किसी भी रूप में भिड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, हमको एक, कई बार ये भी लगता है कि ये लिखने उठने से क्या होगा। जैसे मैं एक जगह साप्ताहिक रूप से व्यंग्य लिखता हूँ, तो मैंने करीब 1 साल पहले उनसे कहा कि देखिए, अब व्यंग व्यंग तो जो है, ये इस समय जो हमारी केंद्रीय सत्ता है, उसके जो नेता हैं, वो इतने जड़ बुद्धि हैं, और उनको वो इतने जो है मोटी चमड़ी वाले हैं। मोटी चमड़ी का तो हर राजनीति में हर आदमी होता है, उसके बिना काम चलता नहीं है। लेकिन इनको जो है, ये व्यंग मंग से कुछ चुभता नहीं है, पिन भी नहीं चुभती है। तो मुझे कुछ जो है, वो जो कि मैं पहले लिखता रहा हूँ, कुछ आलेख वगैरह लिखने, तो उनको लगा कि नहीं, ये मेरे में व्यंग ही ज्यादा मुझे पड़ जाता है, तो उन्होंने लिखवाया। तो मैं वो भी लिखता हूँ, क्योंकि कम से कम कोई मंच तो मिला हुआ है। लेकिन ये सचमुच ये हमारे शब्दों को, क्योंकि इतना झूठ है हर तरफ, इतना झूठ है, कि मैं याद करता हूँ कि जब ये शिला पूजन और इस सब का दौर चल रहा था, तो भीष्म साहनी जैसे लेखक की आवाज जो है, वो कहीं कोने में छपती थी, छोटी सी। और कौन सुनता था उनकी आवाज को? तब जिनकी आवाज सुन जाती थी, वो आज किनारे बैठे हुए हैं। उनकी आवाज सुनी जाती थी। एक भीष्म साहनी ऐसे जो लेखक हैं, जो अपने समय की चिंता करते थे, जो बोलते थे, उनकी आवाज जो है, वो उसके लिए अगर कहीं जगह होती भी थी, तो वो 2 कॉलम जगह कहीं कोने में होती थी। तो आज अगर लेखक जो है वो लगातार सिमटता गया है, आज जो है, जो स्पेस जो है भीष्म साहनी की पीढ़ी के पास था, जो थोड़ा बहुत स्पेस हमारी पीढ़ी के पास था, और वो पीढ़ी जो है लगातार जो स्पेस अगर घटता गया है, तो वो सिर्फ इस कारण नहीं घटा है कि हम जो है, हमारी भाषा, हमारा लिखने का तरीका ऐसा है जो कि लोगों को समझ में नहीं आता। उनको कविता की कुछ सब अलग समझ है, और हम जो लिखते हैं कविता, वो कारण इतना बुनियादी नहीं है। कारण ये है कि हम खुद डरे हुए हैं। हम खुद जो है बहुत सी चीजों से कतराते हैं। हम खुद अपने समाज से, अपनी अपनी सुविधाओं के कारण, अ, अपने को सुरक्षित रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक मध्यवर्गीय आदमी ये नहीं चाहता है कि वो, उसके पास जो उपलब्ध सुविधाएं है वो न रहे। लेकिन क्या समाज ने आपको ये सुविधाएं सिर्फ इसलिए दी हैं कि आप चुप रहना सीख जाएं, और लेखक को चुप रहना सीख जाएं? यही मेरे अ,
कुछ सवाल है, और ये समझ लिया जाना चाहिए कि चुप रहना किसी चीज का हल नहीं है। और जो बोल रहे हैं, कल विकट समय आया तो उनको कोई जैसे ब्रेख्त को जो है विदेश जाने मतलब दूसरे देशों में जान बचाने की सुविधा थी, या दूसरे लेखकों के पास, वेस्ट के लेखकों के पास सुविधा थी। नाजिम हिकमत के पास ये सुविधा थी क्योंकि उस समय एक सोवियत संघ था, और दूसरे लेखकों के पास थी। तो वो सुविधा हिंदी लेखक के पास नहीं है। हिंदी लेखक को तो बांग्लादेश भी जो है अपने यहाँ जगह दी देगा। हिंदी के लेखक अगर अफगानिस्तान जाना चाहेगा, जहाँ ये आजकल कहा जाता है कि आप अफगानिस्तान क्यों नहीं, बहुत परेशान, चले जाइए वहां, तो अफगानिस्तान में भी आपके लिए कहीं जगह नहीं है। आपको इसी देश में रहना है, इसी हिंदुस्तान में रहना है, इसी समाज में रहना है, इन्हीं चिंताओं में रहना है। तो हमको, हमसे जितना हो सके, जितना साहस हमसे हो सके, और रचना जो है क्या इस सोच समझ के होगी कि मैं अपने साहस की ये सीमा रखूं और ये न रखूं। क्या अगर इतना सोच समझ भरा ये काम है, ये सोच समझ भरा कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है कोई साहित्य लिखना, तो ये हमें इससे अपने साहस के पैमाने जो हमने अपने मन में तय कर रखे हैं, उससे अगर हम बाहर नहीं गए और अपने अपने लेखन को उसके लिए तैयार, खुला नहीं रखा, तो हम, हिंदी का लेखन जो है वो और कारणों के अलावा इस कारण भी डूबने वाला है, और डूब रहा है। और हम कितने ही हीरो बनते रहे, कई लोग जैसे अभी बताया गया कि कई लोग जो है अपने आप को ये समझते हैं कि वो बड़े स्टार है। कोई स्टार नहीं है। आपको जो है हिंदी की दुनिया के 100-150 लोग जानते हैं, और चिंता करने वाले कुल मिला के 10 लोग हैं। तो कोई स्टार स्टार सिस्टम यहाँ नहीं है, कोई स्टार नहीं है। जैसे कि कहा गया था कि कोई ये 200 लाइक या 300 लाइक होने से कोई आप बहुत बड़े स्टार नहीं हो गए। हो जाती है, एक एक छवि आपकी बन जाती है, तो आपकी कविता या लिखने पे बहुत से वो आ जाते हैं, तो उससे कोई स्टार नहीं हो जाता। और अच्छा लिखने से भी कोई स्टार नहीं हो जाता है। कोई कोई आपको जो है, तो स्टार, तो स्टारडम की बात तो जो है वो इस जो है फालतू है, और बाजार की बात भी फालतू है। कौन पूछ रहा है बाजार में आपको? कोई टीवी चैनल जो है हिंदी कवि की कविताओं को प्रसारित करता है, अपने कार्यक्रम में नियमित रूप से बुलाता है। जो भी थोड़ी जगह थी वो दूरदर्शन पे थी, राज्यसभा चैनल में कभी थी, थोड़ी बहुत लोकसभा चैनल में थी, प्राइवेट चैनलों ने तो कभी आपसे वास्ता नहीं रखा। जहां जब आपकी जो जरूरत पड़ी थी, जैसे कि जब साहित्य अकादमी के पुरस्कार वापसी का हुआ था, तब लेखकों की उस समय उस कारण से जो है वो पूछ बड़ी थी, और वो जैसे ही मामला ठंडा हुआ, वो वहीं जहां थे वहीं चले गए। तो इसलिए स्टारडम की कल्पना, कोई कोई भी जीवित लेखक स्टार नहीं है। उतना बड़ा भी स्टार नहीं है जितने बड़े स्टार जो है नागार्जुन थे, जितने बड़े स्टार जो है एक अर्थ में हमारे विनोद कुमार शुक्ल है। तो ये स्टारडम की कल्पना छोड़िए, और स्टारडम के लिए, सो कॉल्ड स्टारडम के लिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा आपके स्टारडम को। जाने हम लोगों के और हमसे पहले वाले लेखकों, जाने कितने लेखक आए और चले गए, और हम जैसे लोग कुछ है भी, तो कोई इसलिए नहीं है कि हम जीवित हैं इसलिए है, कल नहीं रहेंगे तो कल हमसे भी कोई, हमें भी कोई नहीं पूछने वाला है। इस बात को मैं बहुत रियलिस्टिकली जानता हूँ। तो इसलिए एक फालतू की चीजों में, अगर आप कैरियर बनाना है तो फिर पूरी तरह कैरियर बनाइए साहित्य की, और
समाज की चिंता भी छोड़िए, कोई जरूरी नहीं है। बहुत से लोग जो है, समाज के ज्यादातर लोग आपको आसपास से मिलेंगे जो अपना काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अखबार आता है, हिंदी का अखबार, तो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया तो पढ़ लिया। गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, तो आप भी वो करिए। कोई अच्छी किताबें पढ़ने का शौक है तो किताब पढ़ते रहिए, थोड़ा ज्ञान व्यान बघार लीजिए, तो सब करते रहिए। लेकिन अपने आप को लेखक कहना बंद कीजिए। अच्छा, मैं नहीं कह रहा कि जो समाज की चिंता करते हैं सब बड़े लेखक हो जाते हैं। नहीं, नहीं होते, नहीं हो सकते। लेकिन लेकिन ये हमारा एक कर्तव्य है, हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर उस एक हमारा मानवीय कर्तव्य है, हमारे जीवित रहने का कर्तव्य है, उस कर्तव्य की अगर हम पूर्ति नहीं करते हैं तो हमारे लेखक होने का कोई अर्थ नहीं है। और यही मेरी चिंताएं हैं, यही मेरी दुविधा है कि मैं एक ऐसी दुनिया में रह रहा हूं जिसमें मेरी ही दुनिया के बहुत से लोग इस समाज से कटे हुए हैं, इस समाज से अपने अपने संबंध को नहीं मानते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये जो इस समय चल रहा है यही प्रिविलेंट है, यही यही सही है। बहुत से लोग इसको भी सही मानने लगे, तो ये सही नहीं है। ये जितना खराब जो है आज से 30 साल पहले था, उतना ही खराब अब है, और उससे भी बुरा है। और ऐसे दौर बहुत लंबे चलेंगे नहीं। तो कम से कम जो है, वेस्ट के लेखकों ने जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थितियां पैदा हुई थी, जो हिटलर ने स्थितियां पैदा की थी, उसके बाद उन्हें लगा था कि ये शब्द जो है अर्थहीन हो चुके हैं। कम से कम ये एक गहरी अनुभूति तो उनके अंदर थी। हमारे यहाँ तो गहरी अनुभूति भी नहीं है। हालांकि बाद में जो है वो उस समय की निराशा हताशा थी। बाद में उससे लेखक निकले, तो कम से कम लेकिन वो उसकी उनकी चिंताओं को दिखाता था। आज वो चिंताएं जो है, अगर हिंदी के लेखक को ही, अपनी भाषा से में लिखने वाले लेखक को ही सब चिंताएं नहीं होगी, तो बताइए फिर क्या क्या उपाय रह जाता है। ये अपने को क्या हम इतना व्यर्थ समझ लें कि हमें अगर बहुत कम लोग पसंद करते हैं तो लिखना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें, समय को देखना बंद कर दें, आंखें कान सब सुन्न कर लें। तो ये नहीं करना है, मेरा इतना ही कहना है। और मैंने कुछ कड़वा बोला हो और ऐसा बोला हो जो कि नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।